हेलो फ्रेंड्स, हम भाषा के बारे में पढ़ चुके थे। अब भाषा की प्रारंभिक अवस्था और भाषा की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। भाषा की प्रकृति में सबसे पहले ध्वनि के बारे में बात करेंगे। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ध्वनि को सुनकर ही हम भाषा को बोल सकते हैं। फिर व्याकरण पे आते हैं। तो व्याकरण में ध्वनि, वर्ण, विचार, संधि, समास जो भी पढ़ते हैं उसके माध्यम से ही हम भाषा को नियमीकरण करके उसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके ध्वनियों से मिलकर और वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं और वाक्य से बनकर पदबंध बनता है, पदबंध से बनकर एक विषय बनता है। फिर हम भाषा के चरण की बात करेंगे तो आंगिक, वाचिक और सांकेतिक होता है। आंगिक चरण में बात की जाए तो आंगिक क्या होगा? आंगिक यानी अपने अंगों द्वारा, जैसे गुस्सा आना, गुस्सा प्रकट करना। जैसे हम देखते हैं कि कोई गुस्सा प्रकट करने के लिए अपने बालों को खड़ा कर देता है ना, तो ये आंगिक होगा। जो और बंदर होठों को अंदर दबाकर अजीब सा फैलाकर दांत दिखाता है, तो ये भी आंगिक होगा। कुत्ता प्यार प्रदर्शन करने के लिए मालिक के पैर चाटता है या कभी उस पूँछ हिलाता है, तो ये सब आंगिक के रूप होंगे। दूसरे शब्दों में जो बोलकर कहा जाए उसको वाचिक रूप कहा जाएगा। तीसरे शब्दों में हम सांकेतिक की बात करें तो संकेतों के माध्यम से, जैसे हमने पहले बात की थी कि संकेत में जैसे अपन रेलवे ट्रैफिक पे जाते हैं तो रेड लाइट, ग्रीन लाइट दिखते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। रेलगाड़ी के आगे रेड या ग्रीन, ऑरेंज जो भी है उसका हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी कह सकते हैं। संकेतों के माध्यम से बताना सांकेतिक भाषा कहलाएगी। इसके बाद में हम बात करेंगे भाषा की विशेषता और प्रकृति के बारे में। तो भाषा की विशेषता और प्रकृति में सर्वप्रथम हम बात करेंगे भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। जी हाँ, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ लोगों का विश्वास है कि भाषा पैतृक है, पिता द्वारा पुत्र को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिता द्वारा पुत्र को नहीं मिलती है, क्योंकि पैतृक संपत्ति यानी भारतीय लड़का भारत से बाहर कहीं रहकर बिना प्रयास के हिंदी समझ और बोल लेता तो वो पैतृक संपत्ति होती। कुछ जो बच्चा बाहर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, तो वो पिता की भाषा यानी उसका पिता मान लो कि भारत में रह रहा है और वो बच्चा विदेश में रह रहा है, तो वो उस भाषा को नहीं सीख पाएगा। वो पैतृक संपत्ति नहीं होगी, भाषा अर्जित है। वो कहाँ की भाषा सीखेगा? जैसा वो अनुकरण कर रहा है, तो अनुकरण कहाँ की करेगा? वो जहाँ पे भी रहता है वहाँ की वो अनुकरण करेगा। तो भाषा क्या है? पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है। इसके बाद में हम बात करें कि अर्जित कैसे होगी, तो हम देख चुके हैं, हम मनुष्य और समाज आसपास की भाषा से सीखता है। आसपास जो भी लोग रहते हैं उनसे ही सीखता है। वो क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग करता है और वो जो राष्ट्रीय भाषा है उसका भी प्रयोग करता है। उसके बाद में हम बात करेंगे भाषा सामाजिक वस्तु है। जी हाँ, भाषा क्या है? सामाजिक वस्तु। सामाजिक वस्तु एकमात्र है, समाज से ही बनती है भाषा। जैसे समाज में रहेंगे वैसी भाषा हम सीखेंगे, वो पूर्णतः सामाजिक होती है। अकेले में हम कोई भाषा ना तो बोल पाएंगे, ना सोच पाएंगे, ना सुन पाएंगे। जी हाँ, उसके बाद में हम भाषा परंपरा की बात करें तो व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है और उत्पन्न नहीं कर सकता। हाँ, व्यक्ति उसका अर्जन तो कर सकता है, यानी हम मान लो कि कहीं गए हुए हैं और उसकी भाषा हम सीखना चाहते हैं। मान लो कक्षा में हम यहाँ पे रहते हुए भी फ्रेंच भाषा सीखना तो चाहते हैं, लेकिन वो फ्रेंच भाषा हम सीखेंगे ही, उसका अर्जन करेंगे, लेकिन उत्पन्न नहीं कर सकते उसको कि हम फ्रेंच को जाके उत्पन्न कर दें। नो, फ्रेंच को उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद में भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। अनुकरण द्वारा तो होगा ही कि जैसा हम मान लो अभ्यास नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे उस बात को। तो भाषा का जो अर्जन है वो अनुकरण के माध्यम से ही होता है। ठीक है। उसके बाद में भाषा चिर परिवर्तनशील है। जी हाँ, भाषा चिर परिवर्तनशील कैसे है कि जैसे परिवेश में रहेंगे वैसी भाषा सीखेंगे हम। दिनों दिन परिवर्तन होता जाता है, हमारा शब्दकोश भी बढ़ता जाता है। हम मान लो अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो हमारा शब्दकोश हमें बढ़ाना पड़ेगा। हम कार्यालय भाषा सीखेंगे तो उस बारे में बात करनी पड़ेगी। हम राष्ट्रीय भाषा सीखेंगे या क्षेत्रीय भाषा सीखेंगे तो उसी विषय पे हमारी बात होगी। उसके बाद में आएगा भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। जी हाँ, भाषा वस्तु बनाकर पूर्ण हो जाती है, उसका अंतिम स्वरूप नहीं है। पर भाषा विषय में बात नहीं की जा सकती, कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अर्थात भाषा में आप चाहो कि ये भाषा पूर्ण हो गई या इससे अच्छा नहीं हो सकता, तो ऐसा संभव नहीं है। आप अपने प्रयास में
कहोगे कि ऐसा आगे, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ पर कितने कवि हैं जो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाता है कवि, तो वो ऐसी भाषाओं का जाल बुनता है तो उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है भाषा का। फिर उसके बाद में बात की जाएगी भाषा, प्रत्येक भाषा का भौगोलिक सीमा होती है। जी हाँ, हर भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा होती है। अगर क्षेत्रीय भाषा की बात करेंगे तो राजस्थान की अपनी, अब राजस्थान में भी हम बात करते हैं तो मारवाड़ी अलग है, ढूंढाड़ी अलग है, मेवाड़ी अलग है, तो यहाँ पर प्रत्येक भौगोलिक सीमा की अलग अलग भाषाएं होंगी। इसके बाद में हम बात करेंगे भाषा, प्रत्येक भाषा ऐतिहासिक सीमा होती है। जी हाँ, प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है, अर्थात प्रत्येक भाषा इतिहास को निश्चित काल से प्रारंभ होकर इतिहास के निश्चित काल तक की व्यतीत रहती है, अर्थात अपने काल में परिवर्तित या पूर्ववर्ती भाषा से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो प्राकृत भाषा पहली दशक में तक मानी जाती है, उसके बाद में पाली आई, अपभ्रंश आई, फिर प्राकृत भाषा आई, तो ये उसका अपना इतिहास है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है। हाँ, प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना पूर्णतः अलग होती है, उसका ढांचा ही अलग होगा तो उसकी संरचना भी अलग होगी, तो वह अपने आप में स्वतंत्र होती है और उसकी संरचना भी अलग होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि भाषा के द्वारा कठिनता से सरलता की ओर। हाँ, पहले हम देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ पहले पढ़ते हैं तो हमें बहुत कठिन लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रयास करते हैं तो वही चीज़ हमारे लिए सरल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में है भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। कैसे कि भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते समय ये कहा जा चुका है कि आरंभ में पहले भाषा स्थूल थी, स्थूल से यानी स्थूल का बड़ा रूप, फिर उसका सूक्ष्म भावों के लिए या विचारों की गहराई व्यक्त करने के लिए अपेक्षित सूक्ष्मता उसमें नहीं थी, फिर धीरे धीरे उसको इसकी प्राप्ति की गई और इसी प्रकार दिन प्रतिदिन